करेंगे। अगर आपको इन सारे पॉइंटों को अच्छे से समझना है तो आप पहले देख लीजिए इस चैप्टर का पार्ट 1 का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या इधर ऊपर आप आई बटन में भी देख रहे होंगे। अगर आप उसे अच्छे से देख चुके हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्ट 2 को। तो पिछले वीडियो में यानी परमाणु संरचना के पार्ट 1 में आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पर खोज हुई थी इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की। इन तीनों की खोज वहां पर हो चुकी थी। अब आप लोगों ने जब इनकी खोज नहीं हुई थी तो इसके पहले ये पढ़ा था कि परमाणु सबसे छोटा होता है। डाल्टन ने कहा था परमाणु सबसे छोटा होता है, इसके तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन इन तीनों की खोज के बाद ये चीज सिद्ध हो गया कि परमाणु सबसे छोटा नहीं है, उससे छोटे हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब जाहिर सी बात है जब इनकी खोज हो गई और ये परमाणु छोटे हैं तो ये होंगे कहाँ? जाहिर सी बात है ये परमाणु कहाँ होंगे? अंदर। अब यही समस्या उत्पन्न हो गई कि परमाणु के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है तो वो कहाँ है, किस रूप में व्यवस्थित है। आज हम लोग जानते हैं कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ऐसे जगहों पर है। हम उनके जगह को जानते हैं कि बीच में नाभिक होता है, चारों तरफ कक्षाएं होती है। लेकिन जब ये खोजें हुई थी तब बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हुई थी कि परमाणु के अंदर आखिर ये कहाँ है। अब परमाणु के अंदर ये कहाँ है इसके बारे में सभी वैज्ञानिक अपना अपना मत देने लगे, यानी वो अपने प्रयोग करने लगे और प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष निकालने लगे कि परमाणु के अंदर ये चीजें ऐसे ऐसे होंगी। उसमें कुछ तो वास्तविक प्रयोग थे और कुछ कल्पनाओं पर आधारित थे। अब परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ है, इस चीज को फिट करना या इस चीज को बताने का जो तरीका था, यानी कि वहां जो बनाया गया था, उसे हम लोग कहते हैं परमाणु मॉडल। यानी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की व्यवस्थित कल्पना हम लोग करते हैं तो जो परमाणु आपका निकल के आएगा उसे कहेंगे परमाणु मॉडल। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले देखेंगे प्रारंभिक परमाणु मॉडल। वर्तमान में अगर देखा जाए तो जो हम लोग पढ़ते हैं वो आधुनिक परमाणु मॉडल है, लेकिन हम लोग यहाँ प्रारंभिक परमाणु मॉडल शुरू करेंगे, यानी कि परमाणु मॉडल का विकास कहाँ से हुआ। परमाणु मॉडल यानी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किस रूप में है, ये सारी चीजों को व्यवस्थित करने बताना ही है परमाणु मॉडल। तो अब यहाँ पर तो हम लोग आधुनिक परमाणु मॉडल जानते हैं, लेकिन प्राचीन काल में शुरुआत कैसे हुई थी परमाणु मॉडल की, यानी कैसे स्टेप बाय स्टेप इसका जो है विकास हुआ, उन सारी चीजों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके लिए हमको सबसे प्राचीन परमाणु मॉडलों के बारे में जानना होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे प्राचीन परमाणु मॉडल तो आप जानते हैं डाल्टन का था, जिन्होंने बताया परमाणु सबसे छोटा है। तो एक तरह से तो वो मॉडल ही नहीं हुआ। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं और हम लोग जानते हैं कि सन 1897 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जे थॉमसन। जे थॉमसन नाम के वैज्ञानिक ने किसका खोज कर दिया? इलेक्ट्रॉन। अब भाई जब ये सबसे पहले खोज किए थे इलेक्ट्रॉन की, यानी कि ये परमाणु छोटा कुछ भी खोजे थे सबसे पहले इन्होंने इलेक्ट्रॉन खोजा, तो मतलब अब समस्या ये आ गई कि परमाणु सबसे छोटा नहीं बल्कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन है। अब परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो जब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन खोजा तो इनसे ये भी पूछा गया कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ है। तो इन्होंने ही सबसे पहले जो हुआ एक परमाणु मॉडल दिया, और वो परमाणु मॉडल कहलाया जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो इन्होंने अपने परमाणु मॉडल में क्या बताया, यानी परमाणु को किस प्रकार डिफाइन किया, तो इन्होंने बताया क्या कि परमाणु जो है वो परमाणु का पूरा जो है भाग वो एक धनावेशित क्षेत्र है। पूरा का पूरा परमाणु एक धनावेशित क्षेत्र है। इस तरह बताया कि पूरा का पूरा परमाणु एक गोलाकार धनावेशित क्षेत्र है। ये पूरा का पूरा एक धनावेशित क्षेत्र है, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक धनावेशित क्षेत्र है। इस तरह इन्होंने बताया, और इस धनावेशित क्षेत्र में मतलब पूरा फैला है, और इस धनावेशित क्षेत्र के बीच बीच में इलेक्ट्रॉन हर जगह गड़े हुए हैं। बीच बीच में ऐसे इलेक्ट्रॉन जो है हर जगह गड़े हुए हैं। पूरे के पूरे परमाणु को इन्होंने धनावेशित क्षेत्र बता दिया और बीच बीच में इलेक्ट्रॉन गड़े हैं। और इन्होंने बताया कि ये अब ये देखिए, अब इन्होंने खोजा इलेक्ट्रॉन, तो इनको इसमें प्लस चार्ज बताने की क्या जरूरत थी। ये बस यही कह सकते थे परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे फैले हुए हैं। तो इसका रीजन ये है कि परमाणु उदासीन होता है। अब कोई चीज उदासीन कब होगी? तभी होगी जब उसमें जितना ऋण आवेश हो उतना प्लस हो। तो उनको ऋण आवेश तो पता था इलेक्ट्रॉन पर, लेकिन प्लस नहीं मालूम था। तो सिंपल उन्होंने कह दिया कि इस पूरे के पूरे परमाणु में धनावेश एक समान रूप से चारों ओर फैला होता है और बीच बीच में इलेक्ट्रॉन गड़े होते हैं, और इस प्रकार जो है परमाणु व्यवस्थित होता है। तो ये जो था ये जे थॉमसन ने इस प्रकार दिया था अपना परमाणु मॉडल। अब देखिए ये पहला परमाणु मॉडल था जो
काफी व्यवस्थित था, जिसके अंदर कुछ चीजें बताई गई थी। सिंपल उसका रीजन भी जानते हैं कि पहली वाली इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, तो पहला परमाणु मॉडल तो आपका ऐसे ही बनना ही था। अब देखिए ये परमाणु मॉडल जो था काफी फेमस हुआ, जाहिर सी बात है पहली बार कोई परमाणु मॉडल आया तो फेमस हुआ है। अब इस परमाणु मॉडल को मतलब आप किस तरह समझ सकते हैं, तो इस परमाणु मॉडल को समझने के लिए इससे कई अन्य नाम दिए गए। जैसे इसे कहा जाता है परमाणु जो है तरबूज मॉडल, इसकी तुलना की जाती है तरबूज मॉडल से, या प्लम पुडिंग मॉडल से, या जो है कि खीर में मेवा मॉडल से। ये तमाम चीजों से इसको प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि इसको तरबूज मॉडल किस रूप में क्यों कहते हैं वैज्ञानिक, इसको इसलिए कहते हैं कि तरबूज आप देखते हैं तो उन्होंने बताया कि तरबूज जिस तरह होता है तो उसका रेड भाग होता है, लाल, तो उन्होंने बताया कि लाल भाग जो होता है वो धनावेश होता है, यानी एक तरह से धनावेशित होगा, और बीच में जो बीज गड़े हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये बिल्कुल उसी मॉडल से मिलता हुआ है, बिल्कुल जो है कि जिस तरह तरबूज होता है, तरबूज के अंदर की संरचना उसी से इनका मॉडल मिलता था, इसीलिए इन्हें तरबूज मॉडल कहा गया। उसी तरह इन्हें दूध, कई लोगों ने कहा खीर में जो है मेवा मॉडल, जैसे खीर आप बनाते होंगे तो खीर के अंदर क्या होता है कि आप तमाम चीजें काजू किशमिश तमाम जो भी है उसमें डालते हैं, तो अब उसमें ये माना गया कि जो खीर है वो पूरा सफेद भाग है, वो पूरा का पूरा एक तरह से धनावेशित भाग है, और जो उसमें हम लोग मेवा डाले हैं काजू किशमिश तमाम चीज, ये एक तरह से इलेक्ट्रॉन गड़े हुए हैं, तो उससे भी मिलता जुलता, इसलिए कई लोगों ने कहा इसे खीर मेवा मॉडल। ठीक है, तो ऐसे तमाम मॉडल था। वैसे खीर उर अगर आप पे घर बने तो थोड़ा हमें पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि हमें बहुत ही ज्यादा है पसंद। तो चलिए, तो ऐसे तमाम चीजों को जो है कि ऐसे लोगों ने तुलना किया, और इस प्रकार इनका पहला परमाणु मॉडल बन गया। अब ये परमाणु मॉडल जो हुआ काफी फेमस हुआ, कुछ दिन तक फेमस ऐसे ही चलता रहा, लेकिन जब ये ऐसे ही चल रहा था तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ कि एक वैज्ञानिक आए, अचानक नहीं धीरे धीरे आए, जो है कि एक वैज्ञानिक आए रदरफोर्ड को तो आप पहले से ही जानते हैं। तो ये जो है कि रदरफोर्ड नाम के वैज्ञानिक आए, और इनके मॉडल देने के बाद और उन्होंने कर दिया एक प्रयोग। उन्होंने कौन सा प्रयोग किया? उन्होंने किया अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। और देखिए ये इतना महत्वपूर्ण प्रयोग है कि इसी कारण आपके समझ लीजिए एक तरह से जो आधुनिक परमाणु संरचना है उसका आधार यही है, इनका अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। अब देखिए इन्होंने किया क्या इसके लिए, बहुत सिंपली देखिएगा, एकदम आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इन्होंने यहाँ थोड़ा सा इसको मिटा के जगह दे देते हैं। इन्होंने क्या किया कि एक जो है कि यहाँ पर एक लेड का पात्र ले लिया, ये मान लीजिए कि एक लेड का डब्बा ले लिया, ऐसे इस तरह जो है ये लेड का डब्बा है, लेड का पात्र पीबी का पात्र है। अब पीबी लेड क्या होता है? लेड को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? शीशा कहते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे शीशा जो आप जो है कि ये कांच को आप शीशा समझ रहे होंगे, या घर में जिसमें चेहरा देखते हैं उसे शीशा कहते हैं, तो वो शीशा नहीं होता है। केमिस्ट्री की भाषा में शीशा मतलब लेड होता है, और लेड मतलब एक धातु होता है। जिस प्रकार लोहा एक धातु, उसी प्रकार लेड भी एक धातु है। तो आप अपने घरेलू शीशा को लेड मत समझिएगा कभी भी। तो इन्होंने लेड लिया और लेड के बीच में रख दिया एक रेडियो एक्टिव पदार्थ, इस डब्बे के अंदर रख दिया। ठीक है, डब्बे के अंदर रख दिया एक रेडियो एक्टिव पदार्थ। अब देखिए रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होता है? तो रेडियो एक्टिव पदार्थ आपने सुना होगा कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें से अपने आप तमाम प्रकार की रेडियो एक्टिव किरणें जैसे अल्फा बीटा गामा निकलती रहती हैं, उन सभी पदार्थों को हम लोग कहते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ। तो इन्होंने रेडियो एक्टिव पदार्थ लिया, बहुत सारे रेडियो एक्टिव पदार्थ है, जैसे इन्होंने सिंपली ले लिया रेडियम को। ठीक है, तो रेडियम एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, तो इन्होंने रेडियम या ऐसे ही रेडियो एक्टिव पदार्थ में यहाँ पर ले लिया, और लेने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा छिद्र कर दिया लेड बॉक्स। अच्छा, लेड की क्या खासियत है? लेड की एक खासियत है कि जो रेडियो एक्टिव किरणें निकलती है अल्फा बीटा गामा, ये इसको भेद के आर पार नहीं निकल सकती। ठीक है, अभी धातु की आप चादर भी लगा देंगे तो उसको भी रेडियो एक्टिव किरणें भेज सकती हैं, लेकिन लेड को जल्दी भेद नहीं पाती है। ठीक है, ये अभेद्य होता है उनके लिए, अल्फा बीटा गामा किरणों के लिए। तो हुआ क्या, यहाँ पे एक छेद कर दिया, और जब छेद किया तो यहाँ से यहाँ रेडियम से निकलने लगी अल्फा किरणें, अल्फा कण निकलने लगे। ये ढेर सारे अल्फा कण यहाँ से निकलने लगे, छोटे से छेद में से यहाँ से निकलने लगे अल्फा कण, और ये अल्फा कण निकल के इधर जाने लगे। ठीक है, अब इधर जब जा रहे थे तो इसके बाद इन्होंने क्या किया कि एक बहुत ही पतली सोने की पन्नी ले लिया, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पतली एक सोने की पन्नी इन्होंने ले लिया, सोने गोल्ड की एक बहुत ही पतली पन्नी, एक बहुत ही महीन पतली पन्नी ले लिया। ठीक है, और पन्नी लेने के बाद
इसके चारों ओर लगा दिया एक जो है प्रतिदीप्तिशील पर्दा। अब प्रतिदीप्तिशील पर्दा क्या है, तो ये देखिए यहां पर एक चारों ओर लगा दिया पर्दा। अब देखिए ये पर्दा, देखिए आपको थोड़ा सा ये चित्र समझना होगा। क्या हुआ कि ये देखिए ये सोने की पन्नी ऐसे खड़ी है, ऐसे इस तरह खड़ी है और पर्दा भी इसके चारों तरफ ऐसे है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि सोने की पन्नी इस तरह खड़ी है और पर्दा इसके चारों तरफ लगा है इस तरह, ठीक है। ये इस तरह सोने की पन्नी है और पर्दा इसके चारों तरफ लगा है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ है कि सोने की पन्नी है और पर्दा ऐसे खड़ा है, चारों तरफ लगा हुआ है, ठीक है। और इसके बाद ये प्रतिदीप्तिशील पर्दा है, यानी कि इस पर्दे की जो आंतरिक परत यहाँ पर है उस पर लेप लगाया गया है जिंक सल्फाइड का। हमने पहले ही बताया था कि जिंक सल्फाइड का अगर लेप लगाएंगे तो इस पर अल्फा कण जब पड़ेंगे या अल्फा कण या कैथोड किरण या कोई भी कण करेंगे तो यहाँ एक चमक उत्पन्न होगा, प्रतिदीप्ति उत्पन्न होगी, क्योंकि अल्फा कण आंख से नहीं दिखता है, लेकिन वो जब यहाँ गिरेगा तो उसकी चमक आपको दिखाई देगी। तो वहां पर चमक उत्पन्न करने के लिए जिंक सल्फाइड दे दिया ताकि यहाँ अगर ये कीड़े पड़े तो पता चले कहाँ कितनी कितनी कीड़े पड़ रही हैं। और यहाँ पर ले लिया ये सोने की पन्नी, ये आपका AU की आपकी पतली पन्नी है। और लेने के बाद यहाँ अल्फा कणों को इस पर जो है यहाँ पर प्रवाहित किया, यहाँ पर इस पर प्रवाहित किया। और जब इस पर इन्होंने प्रवाहित किया तो इन्होंने कुछ निरीक्षण किया। क्या निरीक्षण किया? इन्होंने निरीक्षण किया कि ये जो आने वाले अल्फा कण थे इसमें अधिकतर अल्फा कण जो थे वो सीधे निकल गए, ये ऐसे सीधे निकल गए। अब कैसे मालूम चला? आंख से नहीं देखे, चमक को देखा। यहाँ पर ढेर सारा चमक उत्पन्न हुआ तो इन्होंने कहा कि अधिकतर अल्फा कण सीधे निकल गए, तभी यहाँ ढेर सारा क्या हुआ? चमक उत्पन्न हुआ। इसके बाद इन्होंने देखा कि कुछ मात्रा में चमक इधर अगल बगल भी उत्पन्न हुआ। इससे निष्कर्ष इन्होंने निकाला कि कुछ अल्फा कण अपने पथ से विक्षेपित हो गए, अपने पथ से कुछ कण क्या हो गए? विक्षेपित हो गए। ये देखिए कुछ कण विक्षेपित हो गए। और इन्होंने एक और निष्कर्ष निकाला, इस पर्दे को थोड़ा इधर उधर घुमा के जब किया तो पाया इन्होंने एक और निष्कर्ष कि कुछ कण अपने पथ पर जो है लौट गए, लेकिन लौटने वाले कणों की जो संख्या थी ये बहुत ही ज्यादा कम, बहुत ही नगण्य थी, समझ लीजिए एकदम नाम मात्र की कड़े लौटी। अधिकतर यहाँ सीधे चली, कुछ कण इधर उधर गए और बहुत नाम मात्र कण अपने पथ पर लौट गए। और इसको देखकर ये बहुत ज्यादा आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि कोई भी आश्चर्य में पड़ जाएगा, क्योंकि ये ऐसे निष्कर्ष थे। खास तौर से अल्फा कणों का लौटना, जब अल्फा कण यहाँ पर लौटी थी तो रदरफोर्ड ने तो इसके लिए ये भी बोल दिया था कि हमारा जो प्रयोग था इससे हमको ऐसा मतलब आभास हुआ कि हम एक तोप के गोले से एक कागज को जो है मारते हैं और वो तोप का गोला वहां से टकरा कर वापस ही हमारे पास आ जाता है। कहने का मतलब कि अल्फा कण इतना भारी होता है कि यहाँ पर इसके टकराने के बाद जो है कभी भी इसको वापस नहीं आना चाहिए। तो उनको ऐसा लगा, मतलब वो इसको कागज की पन्नी समझ रहे थे कि कागज की पन्नी अल्फा कण उसको भेद के निकल जाना चाहिए, लेकिन टकरा के आया तो उन्होंने ऐसा ही कहा। इसके लिए यही कथन कहा कि हमको ये प्रयोग से ऐसा कुछ लग रहा है कि जैसे हम एक तोप के गोले से एक कागज को मार रहे हैं और तोप का गोला कागज में लड़के उल्टा हमारे ऊपर ही प्रहार कर रहा है। तो इस चीज को इन्होंने मतलब बहुत इंटरेस्टिंग ढंग से कहा, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने जब ये प्रयोग इन्होंने किया तो इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाला। ये प्रयोग करने के बाद इन्होंने एक अत्यंत महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाला और उस महत्वपूर्ण निष्कर्ष को हम लोग देखते हैं क्या क्या निकाला। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग निष्कर्ष यहाँ पे निकलने वाला है। फर्स्ट देखिए, ये जे थॉमसन को हटा देते हैं। देखिए फर्स्ट निष्कर्ष इन्होंने क्या निकाला, देखिए ध्यान से प्रेक्षण देखिए निष्कर्ष। पहला इन्होंने बताया कि अधिकतर अल्फा कण कहाँ चले गए? सीधे। और जब अधिकतर अल्फा कण सीधे चले गए तो इन्होंने सिंपल बताया कि परमाणु का जो अधिकतर भाग, ये सोना किससे बना हुआ? परमाणुओं से। अधिकतर सीधे चले गए तो इसका मतलब इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकतर भाग क्या है? खोखला है। खोखला है, तभी यहाँ पर अधिकतर अल्फा कण उसमें से निकल के कहाँ चले गए? सीधे। तो ये पहला निष्कर्ष था कि परमाणु का अधिकतर भाग क्या है? खोखला है। अगला देखिए इन्होंने क्या देखा, अगला इन्होंने देखा कि यहाँ पर कुछ कण अपने पथ से विक्षेपित हो गए, कुछ कण विक्षेपित हुए। तो अब इससे इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के अंदर कहीं ना कहीं थोड़े से स्थल में धनावेश है, धनावेशित कोई भाग है।
कहीं ना कहीं परमाणु के बीच में क्या है, धनावेशित भाग है। अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ ये होने से कैसे लगा लिया कि धनावेशित भाग है, आखिर थोड़ा सा बस विक्षेपित हुए तो धनावेशित कैसे लगा? तो उसका रीजन हम आपको बता रहे हैं। ये जो अल्फा कण होता है ये होता क्या है? अल्फा कण होता है हीलियम का नाभिक, जो हमने इसके पहले वाले वीडियो में ही आपको बताया था कि अल्फा कण में आपका होता है 2 प्रोटॉन और होता है 2 न्यूट्रॉन, इससे मिलकर अल्फा कण बना होता है। यानी अल्फा कण एक प्रकार क्या है, धनावेशित कण है। अल्फा कण एक धनावेशित कण है, यानी He++, हीलियम प्लस यही आपका अल्फा कण है और ये आपका धनावेशित कण है। तो सोचिए ये गया विक्षेपित हुआ, तो कोई भी कण कब विक्षेपित होगा? ये देखिए, अगर यहाँ पर प्लस है यहाँ माइनस है, कण एक आ रहा है, मान लीजिए कण प्लस है, अल्फा कण है, अगर ये इसके पास आएगा तो इसी में चिपक जाएगा क्योंकि प्लस माइनस आपस में जुड़ जाते हैं। लेकिन अगर इसके पास आएगा तो ये कण प्लस को दूर भगाएगा और इधर उधर ये क्या हो जाएगा, विक्षेपित हो जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों इन्होंने कहा कि इसके बीच में कहीं ना कहीं धनावेशित भाग है। ठीक है, क्योंकि धनावेशित भाग है तभी वो अल्फा कण को क्या करेगा, विक्षेपित करेगा। अब देखिए, इसके साथ साथ इन्होंने बोला कि परमाणु के अंदर जो धनावेशित भाग है वो बहुत थोड़े से सूक्ष्म भाग में है, बहुत पूरे परमाणु के अंदर नहीं है, बहुत थोड़े से भाग में। ये क्यों कहा? इसलिए कि विक्षेपित होने वाले कणों की संख्या बहुत ही कम थी। अगर ढेर सारे कण विक्षेपित होते तो मतलब धनावेश ज्यादा दूर से था, लेकिन थोड़ा ये बहुत छोटा है तो इस कारण यहाँ इसके संपर्क में जो थोड़े बहुत कण आए होंगे वही विक्षेपित हुए होंगे। तो इनके कहने का मतलब है कि विक्षेपित होने का वाले कणों की संख्या बहुत कम थी, इस कारण जो है कि यहाँ पर जो परमाणु है उसके बीच में जो धनावेश है वो बहुत ही क्या है, कम है। इसके बाद तीसरा निष्कर्ष निकाला कि यहाँ से ये जो कुछ कण लौट आए, इस लौटने कुछ ही कण लौटे, तो इससे ये निष्कर्ष निकाला कि जो परमाणु के बीच में धनावेशित भाग है, धनावेशित भाग वो बहुत ही ज्यादा छोटे में है और साथ साथ बहुत ही भारी है। याद रखिए क्या है, भारी है। क्योंकि देखिए ये गया जो इसके सीध में आया होगा, ये अल्फा कण जो इस धनावेशित के सीध में आया होगा वही लौटा होगा। अगर ये हल्का होता तब तो टकराता, इसको यहाँ से ढकेल देता, लेकिन ये भारी होगा तभी यहाँ टकरा के कहाँ लौट गया, वापस। तो इससे निष्कर्ष निकाला ये छोटा भी है और इसके साथ साथ ये बहुत ही ज्यादा क्या है, भारी है। ये बहुत ही ज्यादा भारी है और इन्होंने निष्कर्ष निकाल दिया कि परमाणु का वो छोटा सा भाग होता है, उसी छोटे से भाग में पूरा परमाणु जो होता है अधिकतर भाग खोखला होता है, लेकिन बीच में एक छोटा सा भाग होता है, उसी छोटे भाग में परमाणु का समस्त धनावेश भी होता है और समस्त उसका द्रव्यमान भी होता है। ठीक है, इसको इस तरह बताया कि अगर मतलब परमाणु एक फुटबॉल का मैदान है तो एक छोटा सा क्रिकेट गेट के बराबर जो होगा इसके अंदर बीच में जो होगा वो स्थान होगा, उसी स्थान पर समस्त धनावेश होगा और समस्त द्रव्यमान होगा। पूरे परमाणु का द्रव्यमान उतने में ही होगा और कुल धनावेश भी उतने में ही होगा। और जिस भाग में रहेगा, जो वो छोटा सा भाग है जिसमें समस्त धनावेश और समस्त आपका द्रव्यमान रहेगा, उसी को इन्होंने कहा परमाणु का नाभिक। उसी को कहा नाभिक, यानी कहने का मतलब है उसको इन्होंने क्या कहा, न्यूक्लियस कहा। इस तरह खोज हो गई परमाणु के न्यूक्लियस की। अब देखिए इस तरह न्यूक्लियस की खोज हो गई। अब जब ये खोज हो गया न्यूक्लियस का, तो बाद में प्रोटॉन की खोज इन्होंने किया तो बताया कि प्रोटॉन जो होता है वही होता है इसके नाभिक में। प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन में ही द्रव्यमान होता है, आप जानते हैं प्रोटॉन के अपेक्षा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, नगण्य होता है, एकदम नाम मात्र का होता है। तो मतलब कि जो भी प्रोटॉन होंगे वो नाभिक में रहेंगे और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रहते हैं, बाहर रहते हैं, बाहर विभिन्न कक्षाओं में रहते हैं। तो ये चीज इन्होंने बता दिया। अब जब इन्होंने ये प्रयोग किया था तो उसमें न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुआ था। जब बाद में न्यूट्रॉन की खोज 1932 में हुआ तो ये सबको पहले से ही मालूम था कि जो समस्त द्रव्यमान है वो कहाँ रहेंगे, नाभिक में। और आप जानते हैं न्यूट्रॉन का द्रव्यमान तो प्रोटॉन से भी अधिक होता है, तो जाहिर सी बात है वो भी कहाँ रहेगा, नाभिक में। तो इस तरह बाद में ये पता चला कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके बाहर होते हैं। अब इतनी सारी चीजों के आधार पर ही रदरफोर्ड ने अपना दिया परमाणु मॉडल, यानी परमाणु मॉडल हुआ रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हम लोग का अगला टॉपिक है। तो देखिए रदरफोर्ड ने क्या कहा, सिंपल सुनिएगा, अपने परमाणु मॉडल में क्या बताया कि परमाणु कैसे होता है। देखिए पहला पॉइंट इन्होंने कहा, यहाँ देखिए आप यहाँ पढ़ सकते हैं। पहला पॉइंट इन्होंने बताया कि परमाणु जो होता है वो 2 भागों से मिलकर बना होता है। पहला होता है अति सूक्ष्म नाभिक, अति सूक्ष्म धनावेशित नाभिक, और दूसरा नाभिक के चारों ओर का विशाल खोखला क्षेत्र। इन्हीं दोनों भागों से मिलकर बना होता है।
इसके बाद इन्होंने बताया दूसरा पॉइंट कि जो नाभिक होता है उसमें परमाणु का समस्त द्रव्यमान और समस्त धनावेश यानी कि प्रोटॉन जो होते हैं वो स्थित होते हैं। और तीसरा पॉइंट ये बताया कि उसी नाभिक के चारों ओर जो होता है विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उस नाभिक का चक्कर लगाते हैं। चौथा पॉइंट इन्होंने बताया कि परमाणु के अंदर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, यानी कुल धनावेश और कुल ऋणावेश यूनिटों की संख्या बराबर होती है, इसी कारण परमाणु होता है उदासीन। और लास्ट में इन्होंने ये भी व्याख्या किया कि जब परमाणु में नाभिक में धनावेश है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो आखिर इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर क्यों नहीं रहे हैं, उसके स्थायित्व का कारण बताया। तो इन्होंने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता है, जब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों ओर घूमता है तो उसको अपकेंद्र बल मिलता है। देखिए यहाँ पर हम आपको समझा रहे हैं, ये हो गया नाभिक, इनके अनुसार इसमें होता है प्रोटॉन, ठीक है। अब न्यूट्रॉन खोज नहीं हुआ था, फिर भी हम नाभिक में न्यूट्रॉन मान लेते हैं। और इसके बाद इन्होंने बोला कि इसके चारों ओर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन घूमते हैं विभिन्न कक्षाओं में, और ये इन्होंने बोला कि इसमें प्लस होता है या माइनस होता है, फिर भी ये इसमें इसलिए नहीं गिरता है क्योंकि जब ये चारों तरफ घूमते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन को एक अपकेंद्र बल प्राप्त होता है। आप जानते हैं कि जब वृत्तीय गति में कोई भी कण घूमता है तो उस पर एक अपकेंद्र बल लगता है जो उसको बाहर की ओर ढकेलता है। तो इन्होंने पता कि प्रोटॉन अंदर तो खींच रहा है लेकिन बाहर की ओर ये अपकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन के घूमने से काम कर रहा है, इस कारण न तो इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहा है न तो बाहर जा पा रहा है और इसी एक पथ पर क्या हो रहा है, घूम रहा है। तो ये था इनका परमाणु मॉडल। आगे चलते हैं और हम लोग देख लेते हैं इनके परमाणु मॉडल के दोष, यानी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या कमियां थी। तो ये सारी चीजें समझ लेते हैं। उससे पहले हम लोग ये भी देख लेते हैं कि रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल की तुलना किससे की गई। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की तुलना जो है वो सौर मॉडल या ग्रही मॉडल से की गई। सौर मॉडल क्यों की गई, क्योंकि ये बिल्कुल सौर मॉडल से मिल रहा था। जैसे आप देखते हैं सूर्य है और सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमते हैं विभिन्न कक्षाओं में और लगातार घूमते रहते हैं। आप देखते हैं वो गिरते नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल से सूर्य खींचता है फिर भी जो है कि उसमें ग्रह कोई गिरता नहीं। उसी प्रकार इनका भी बिल्कुल मैच कर रहा था। तो इन्होंने बोला कि ये कई लोगों ने बोला, कई वैज्ञानिकों ने, कि ये बिल्कुल सौर मॉडल है या ग्रही मॉडल है, ग्रहों वाला मॉडल है। तो ये चीज था, लेकिन इसमें कुछ कमियां पाई गई। वो कमियां क्या है वो देख लेते हैं, रानी रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां या दोष। तो देखिए सबसे पहली कमी क्या थी, सबसे पहली कमी थी कि ये जो इनका मॉडल था ये विद्युत गतिकी सिद्धांत का पालन नहीं कर रहा था, यानी उनके अनुरूप ये नहीं था। देखिए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मैक्सवेल नाम के वैज्ञानिक ने क्या दिया था, एक विद्युत गतिकी सिद्धांत दिया था। अब विद्युत गतिकी सिद्धांत में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सिंपल बताया था कि अगर कोई आवेशित कण अगर कहीं पर भी जो है त्वरित गति कर रहा है, कहीं भी विद्युत आवेशित कण त्वरित गति कर रहा है तो वैसे समय में वो लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। यानी कहने का मतलब है कि कोई आपका है आवेशित कण और वो एक त्वरित गति कर रहा है, यानी कि उसमें त्वरण भी है उसकी गति में, तो लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। तो ये चीज अगर यहाँ पर लगाते हैं तो हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन है वृत्तीय गति कर रहा है। आप जानते हैं वृत्तीय गति में त्वरण हमेशा लगता है, तो ऐसे समय में इसका ये भी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, ये इलेक्ट्रॉन है ये ऊर्जा का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। अब जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो इसकी ऊर्जा क्या होगी, कम। जैसे जैसे इसकी ऊर्जा कम होगी, जाहिर सी बात है अगर इसकी ऊर्जा कम होगी तो इसको कौन खींचने लगेगा, प्रोटॉन। जैसे आप क्या करें, किसी एक इंसान को रस्सी से पकड़ के खींच रहे हैं, ठीक है, आप नहीं खींच पा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उसकी ऊर्जा कम हो जाए, यानी उसकी शक्ति कम होती जाए, तो आप उसको खींचेंगे तो वो आपके क्या होगा, पास आता रहेगा। और उसकी ऊर्जा जितनी कम होगी उतने तेजी से वो आपके पास आएगा और एक समय एकदम आपके पास आ जाएगा। सेम वही हुआ कि यहाँ पर जैसे जैसे इसकी ऊर्जा कम होगी ये इसके पास जाएगा और एक समय यहाँ नाभिक में गिर जाएगा और परमाणु क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो यानी ये विद्युत गतिकी सिद्धांत का पालन नहीं कर रहा था, या एक तरह से कहिए कि रदरफोर्ड ने विद्युत गतिकी सिद्धांत का स्पष्टीकरण अपने परमाणु मॉडल में नहीं किया, ठीक है। अगला चीज हम लोग देखते हैं, अगला एक बहुत महत्वपूर्ण चीज था। क्या था यहाँ पर कि इन्होंने ये नहीं बताया कि नाभिक के चारों ओर किस कक्षा में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी इलेक्ट्रॉनों का वितरण नहीं बताया। जैसे आज हम लोग पढ़ते हैं कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 18, ऐसे तमाम पढ़ते हैं, लेकिन इन्होंने इसके बारे में नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन, बस बोल दिया चारों ओर घूमेंगे कक्षाओं में, कहाँ कितना घूमेगा ये भी नहीं बताया। तो ये भी इनका था दोष। और लास्ट इन्होंने देखिए ये क्या किए थे, लास्ट इन्होंने एक और चीज यहाँ पर एक बहुत ही माइनर चीज और आई कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ चारों तरफ घूमेगा तो क्या करेगा, वो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा।
और चूंकि अगर ये लगातार गति कर रहा है तो इसके जो ऊर्जा का उत्सर्जन होना चाहिए वो सतत होना चाहिए। ये देखिए लगातार इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है चारों तरफ, तो जाहिर सी बात है कि इसमें से लगातार अगर ये आपका आवेशित कण है और त्वरित गति कर रहा है तो जो इससे ऊर्जा निकलनी चाहिए वो उसका जो स्पेक्ट्रम होना चाहिए, ठीक है, वो ऊर्जा नहीं सतत होनी चाहिए, ठीक है, उसका स्पेक्ट्रम, उसका जो होगा स्पेक्ट्रम, वहां से जो ऊर्जा निकल रही है उसका स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए। लेकिन यही यहां पर क्या होता है कि जितने भी परमाणु का स्पेक्ट्रम देखा गया, पाया गया कि परमाणुओं का जो स्पेक्ट्रम होता है वो सतत न कि असतत होता है। अब जब लगातार एक नियमित क्रम से अगर इसकी ऊर्जा निकल रही है तो इसका स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, लेकिन सतत न होकर असतत होता है। तो अब इस पर वैज्ञानिक भी कंफ्यूज कि क्यों ऐसा होता है। तो ये सारी चीजें जो थी इसको रदरफोर्ड इसका स्पष्टीकरण नहीं दे पाए थे, या इनका मॉडल इस चीज को नहीं बताता था। तो अब इस कारण क्या हुआ कि ये तमाम इनके निकल गए दोष। अब जब ये तमाम दोष निकल गए तो जाहिर सी बात है अब इन दोषों को दूर करने के लिए नए नए मॉडल बनेंगे। तो अब नए मॉडल जो हम लोग पढ़ेंगे वो इसके बाद पढ़ेंगे बोर का परमाणु मॉडल, और इसके बाद पढ़ेंगे आधुनिक परमाणु मॉडल, और उसके साथ साथ हम लोग अगले पार्ट में तमाम चीजें देखेंगे, जैसे स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम, ठीक है, स्पेक्ट्रम क्या होता है और ये सतत असतत क्या होता है, कैसे स्पेक्ट्रम होते हैं, इसके आधार पर हम लोग कैसे परमाणु मॉडल बनाए हैं। तो आगे आधुनिक परमाणु मॉडल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। उससे पहले हम लोग कुछ विशेष चीजें जैसे द्रव्यमान संख्या हो गया, परमाणु क्रमांक हो गया, समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम प्रोटॉनिक, वो सारी चीजें हम लोग इस पार्ट में पढ़ लेते हैं, और बाकी का जो होगा हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आधुनिक परमाणु मॉडल और बोर का परमाणु मॉडल, ऐसे तमाम मॉडल हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग कुछ विशेष चीजों को देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं और इतने सारे पॉइंटों को देखते हैं, परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक और सम इलेक्ट्रॉनिक। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या या किसी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही हम लोग कहते हैं जो है परमाणु क्रमांक। किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक क्या होता है, उसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या या उदासीन परमाणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, दोनों होते हैं बिल्कुल बराबर। यानी कहने का मतलब है, आप यहाँ पर देख सकते हैं सूत्र, ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि परमाणु क्रमांक इसको हम लोग प्रस्तुत करते हैं Z से बराबर उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉन को P से प्रस्तुत करते हैं, बराबर उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन को प्रस्तुत करते हैं E से। याद रखिएगा उदासीन परमाणु, उदासीन मतलब वो आवेशित नहीं होना चाहिए, आयनित नहीं होना चाहिए, उदासीन हो, उस पर कोई चार्ज नहीं हो, तो ऐसे समय में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे, तो यही जो संख्या होगी वही कहलाता है परमाणु क्रमांक। दूसरा देखिए द्रव्यमान संख्या को हम लोग ये से प्रस्तुत करते हैं, ये क्या होता है, तो किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन और कुल न्यूट्रॉन की संख्या कहलाती है उसकी द्रव्यमान संख्या। यानी द्रव्यमान संख्या ये बराबर उसके नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन और प्लस कुल न्यूट्रॉन, क्योंकि आप जानते हैं इन्हीं में भार होता है, इलेक्ट्रॉन में भार नगण्य होता है, इसलिए इनका कुल भार ही कहलाता है द्रव्यमान संख्या, इनका कुल योग, ठीक है। आगे देखिए समस्थानिक क्या होता है। समस्थानिक एक अलग पॉइंट है। तो देखिए सिंपल सी बात यहाँ बताते हैं, ठीक है, दो या दो से अधिक ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग हो, उन्हें हम लोग कहते हैं समस्थानिक। आगे चल के हम इनका डिटेल अध्ययन करेंगे, फिलहाल आप इतना जान लीजिए, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ सिंपल एग्जांपल देते हैं, जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। इसका नाम होता है प्रोटियम, इसका नाम होता है ड्यूटेरियम और इसका नाम होता है ट्राइटियम, ठीक है। ये देखिए इसको हम लिख दे रहे हैं, इसका नाम होता है प्रोटियम, ये महत्वपूर्ण है। ये आपका होता है ड्यूटेरियम और ये लास्ट वाला तीसरा होता है, इसे हम लोग कहते हैं ट्राइटियम, ठीक है। इसे डी से प्रस्तुत करते हैं ड्यूटेरियम को, इससे टी से प्रस्तुत करते हैं। तो ये देखिए समस्थानिक है, क्यों, क्योंकि देखिए इनके परमाणु क्रमांक क्या है, एक है, परमाणु भार क्या है, अलग अलग, समस्थानिक कहेंगे। समभारिक किसे कहते हैं, सिंपल सी बात है, जिनके परमाणु भार सेम हो यानी द्रव्यमान संख्याएं सेम हो लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, वे कहलाएंगे समभारिक। जैसे कि यहाँ देखिए हमने लिख दिया यहाँ पर कार्बन, ठीक है, 6 कार्बन 14,
ठीक है। अभी देखिए कार्बन का समस्थानिक लिख देते हैं, तो कार्बन के भी समस्थानिक 3 होते हैं। 6C 12 होता है जो मेन कार्बन होता है, C6 13 होता है और C6 14 होता है। तो ये 3 कार्बन के समस्थानिक होते हैं। तो उसमें तीसरा वाला ले लें 6C 14 और इसके साथ हम नाइट्रोजन ले लें 7 नाइट्रोजन 14 होता है। तो आप देखिए इनके परमाणु द्रव्यमान संख्याएं जो है, इनके परमाणुओं की द्रव्यमान संख्याएं देखिए सेम है, द्रव्यमान संख्याएं तो सेम है, लेकिन देखिए यहाँ परमाणु क्रमांक अलग अलग है। तो ऐसो को हम कहेंगे समभारिक। समभारिक मतलब द्रव्यमान संख्या सेम, परमाणु क्रमांक अलग अलग। समस्थानिक ये आपका परमाणु क्रमांक सेम और द्रव्यमान संख्या अलग अलग। समन्यूट्रॉनिक कुछ हमें नहीं लगता बताने को सकता है, 2 या 2 से अधिक ऐसे परमाणु जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या सेम हो उसे कहेंगे समन्यूट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक 2 या 2 से अधिक ऐसे परमाणु जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम हो उसे कहेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक। सम प्रोटॉनिक 2 या 2 से अधिक ऐसे परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या हो, सेम हो। एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो आप एग्जाम्पल देख लीजिए सम न्यूट्रॉनिक का। जैसे हम ले लिए यहाँ पर 2He4, अब इसमें देखिए 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, हीलियम में 2 न्यूट्रॉन, और हम यहाँ से अगर ले ले 1H3 तो इस समय भी 2 न्यूट्रॉन होंगे। तो ये दोनों एक दूसरे क्या है, सम न्यूट्रॉनिक है, क्योंकि दोनों न्यूट्रॉन की संख्या सेम है। सम इलेक्ट्रॉन देखिए हमने ले लिया Na+, ठीक है, Na+ में 10 इलेक्ट्रॉन, और इसके बाद हमने ले लिया नियान 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी हमने ले लिया मैग्नीशियम Mg++, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी हमने ले लिया इसके आगे F-, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये सब क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक है। तो इस प्रकार इन सारी चीजों को आपने समझ लिया कौन क्या होता है। अब इस पर कुछ क्वेश्चन है, कुछ प्रश्न भी है, तो वो प्रश्न जो है हम आपको करा दे रहे हैं, ठीक है। तो प्रश्न भी देख लीजिए। तो हम लोग जल्दी जल्दी कुछ प्रश्न कर लेते हैं। जैसे पहला प्रश्न हम लोग कुछ इस तरह कर सकते हैं कि मान लीजिए हमने x ले लिया, ठीक है, और x में ले लिया कि ये आपका 88 है और ये आपका 226 है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें बताइए इस तत्व में। अब देखिए आपको सिंपल बता दें कि ये x है, तो नीचे वाला जो होता है यहाँ पर द्रव्यमान संख्या को लिखा जाता है, यहाँ पर परमाणु क्रमांक को लिखा जाता है Z, और ऊपर लिखा जाता है द्रव्यमान संख्या को। ये याद रखना है आपको कि ये होता है परमाणु क्रमांक, ये होता है द्रव्यमान संख्या, ठीक है। अब यहाँ पर आपको निकालना है इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो देखिए सिंपल, आप जानते हैं कि नीचे वाला Z है, तो Z बराबर कितना है 88, और आप जानते हैं कि परमाणु उदासीन है, तो इसी Z के बराबर होता है P और इसी Z के बराबर होता है E। यानी इस समय जो प्रोटॉनों की संख्या है वो भी 88 होगी और जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो भी होगी 88। बच गया न्यूट्रॉनों की संख्या। तो आप न्यूट्रॉनों की संख्या हम जानते हैं कि A बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यहाँ से न्यूट्रॉन निकालना है तो आप A माइनस करेंगे P उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। A का मान देखिए दिया है, यहाँ ऊपर वाला A होता है, ये 226 माइनस P कितना है 88, तो आप माइनस कर दीजिए, ठीक है। यहाँ 16 में से 8 गया, बच गया 8, ठीक है, और यहाँ पर आपका बच गया 1, यानी 11 में से 8 गया 3, तो ये हो गया 138। तो 138 इसमें क्या होंगे, न्यूट्रॉन होने वाले हैं। तो अब यहाँ पर ये आपने देख लिया पहला प्रश्न, ठीक है। ऐसे प्रश्न आपको आ सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए इस तरह आ सकता है कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 18 तथा द्रव्यमान संख्या 38 है, तत्व में न्यूट्रॉनों की संख्या बताएं। यानी सिंपल सा मतलब बोला गया है कि देखिए यहीं पे देख लीजिए दूसरा प्रश्न आप यहाँ देख लीजिए, ठीक है, कि Z बराबर जो है आपको क्या दिया गया है 18, ठीक है, और द्रव्यमान संख्या A बराबर आपको दिया गया है 38, और आपसे पूछा है कि इसमें न्यूट्रॉन बताना है, ठीक है। तो बड़े आसानी से हम लोग न्यूट्रॉन बता देते हैं, ठीक है। अब देखिए Z बराबर ये आपका 18 है, तो इसी बराबर आपका प्रोटॉन हो जाएगा और इसी बराबर आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यहाँ से देखिए अगर यहाँ से आपको न्यूट्रॉन निकालना है तो न्यूट्रॉन बराबर A माइनस P हो जाएगा, और A दिया है 38 और P दिया है आपका 18, निकाल देते हैं, कितना हो गया 20 न्यूट्रॉन, हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दिया है एक तत्व के ऋणान x माइनस में 13 इलेक्ट्रॉन है, तत्व की द्रव्यमान संख्या 35 है, तत्व के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या बताएं। देखिए सिंपल बोला गया है कि एक तत्व है, तीसरा क्वेश्चन, और वो है x माइनस, और इस x माइनस में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 13 इलेक्ट्रॉन है। देखिए 13 इलेक्ट्रॉन दिया है, और इसके बाद बोला है कि इसकी द्रव्यमान संख्या जो है वो है 35, ठीक है। अब देखिए अब पूछा है न्यूट्रॉन, तो सिंपल हम देखिए x माइनस में 13 इलेक्ट्रॉन है। अगर x माइनस में 13, माइनस का मतलब जानते हैं, माइनस का मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन लिया है,
अगर किसी के ऊपर माइनस लग जाए, ठीक है, ऐसे देखिए, अगर कोई आपका तत्व है, अगर उस पर माइनस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, 2 माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, अगर प्लस लगा है तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है, 2 प्लस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो यक्स माइनस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो इसमें 13, ठीक है। इसका मतलब अगर यक्स में देखा जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 12 इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन लिया है एक तो 13, अगर नहीं लिया रहेगा तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 12। और ये देखिए यक्स क्या है, उदासीन है, तो उदासीन परमाणु में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो बराबर कितने किसकी होती है, प्रोटॉनों की संख्या बराबर वही होता है परमाणु क्रमांक। यानी इसमें प्रोटॉन की संख्या जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 12। सिंपल आप समझ सकते हैं। अब प्रोटॉन जब 12 हो गया तो फिर वही बात, अगर यहाँ से पूछा जाए आपसे न्यूट्रॉन की संख्या, तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या। द्रव्यमान संख्या 35 है, 35 से प्रोटॉन 12 निकालेंगे तो ये घटा देंगे, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, यानी कि 23 न्यूट्रॉन इसमें होने वाले हैं। तो ये आपने देख लिया। तो चलिए हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, वो है एक तत्व के धनान A++ में 18 इलेक्ट्रॉन है, तत्व की द्रव्यमान संख्या 40 है, तो उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बताएं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि A++ है और इसमें जो है टोटल है 18 इलेक्ट्रॉन और बोला गया है कि द्रव्यमान संख्या A जो है वो है 40। अब इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पूछ रहा है। देखिए हमने अभी बताया आपको, प्लस का मतलब ये इलेक्ट्रॉन दिया होगा, तो इसका मतलब ए में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो 2 देने के बाद 18, तो ए में रहा होगा 20 इलेक्ट्रॉन, और ये 20 जो ए में इलेक्ट्रॉन रहा होगा, तो उदासीन परमाणु जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो बराबर होती है परमाणु क्रमांक की, और यही बराबर होती है प्रोटॉन की। तो मतलब ए में जो प्रोटॉन होगा वो बराबर कितने होंगे, 20 होंगे, ठीक है। अब यहाँ से आपको निकालना है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन बराबर A-P कर सकते हैं, तो ये 40 में से 20 प्रोटॉन जाएगा तो कितने बचेंगे, 20, यानी 20 प्रोटॉन और 20 हो गया न्यूट्रॉन, ठीक है। एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, 2 संभारकों X व Y का परमाणु क्रमांक क्रमशः 20 व 22 है। यदि तत्व X के नाभिक में 22 न्यूट्रॉन है तो तत्व Y के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए। तो देखिए सिंपली हम लोग करते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पर इसको हम लोग इसी साइड करते हैं। देखिए दिया है कि 2 संभारिक X और Y, 5वां क्वेश्चन है, एक X है एक Y है, ठीक है, तो दोनों को अलग अलग हम देखते हैं। अब दिया है X का परमाणु क्रमांक जो है X Y के परमाणु 20 और 22, यानी X के लिए, इसके लिए इधर देख लेते हैं और Y के लिए हम लोग यहाँ देख लेते हैं। दिया है X के लिए जो Z बराबर है वो है 20 और Y के लिए जो Z बराबर है वो है 22, ठीक है, परमाणु क्रमांक 20 और 22 है। और दिया है कि दोनों संभारिक है, यानी कि इसका जो A होगा वो इसके A के होगा बराबर, ठीक है, दोनों सेम होंगे, ठीक है। और ये दिया है कि X के नाभिक में 22 न्यूट्रॉन है, तो Y के नाभिक में न्यूट्रॉन पूछा है, यानी X में जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो 22 है, तो आपसे पूछा है कि Y में जो है यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। कितना सिंपल है, देखिए यहाँ Z बराबर इतना है तो ये बराबर P हो गया, बराबर हो गया E, ठीक है। यहाँ से प्रोटॉन आपको मिल गए। अगर इसका A निकालना होगा तो A बराबर P प्लस क्या होता है N, P दे दिया गया है यहाँ 20 और N दे दिया गया है 22, मतलब इसमें टोटल होंगे 42, आपका इसका A होगा। अब दोनों संभारिक है तो अगर इसका A 42 तो इसका भी A कितना होगा 42, और यहाँ से N निकालना है तो N बराबर A-P होगा, तो ये आपका 42 है और माइनस P, देखिए Z जो होता है वो P के बराबर होता है, तो ये आपका 22 हो जाएगा P और ये हो जाएगा 20, यानी इसमें 20 न्यूट्रॉन हो जाएंगे, जो हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह आपने देख लिया, बहुत सारे प्रश्नों को भी यहाँ पर देख लिया। अब ये आज का वीडियो जो है यही पे समाप्त करते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो अगले वीडियो में हम लोग जो है अभी जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़े थे, इसके आगे बोर का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे, साथ साथ हम लोग कुछ स्पेक्ट्रम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम लोग हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, दे ब्रोगली समीकरण और तमाम चीजों जो कि मतलब जो है कि परमाणु मॉडल को बनाने या परमाणु मॉडल की रूपरेखा तैयार करने में जो चीजें मदद की थी, उन सारी चीजों को हम लोग इसके बाद वाले नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।